नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा। यूपी के चुनाव में ओवैसी ने भाजपा को एक नए ऑक्सीजन देने का काम किया है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ओवैसी बीजेपी के लिए यूपी के चुनाव में फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं और इसका नुकसान किस तरह से विपक्षी दलों को हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी MIM के मुखिया हैं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसका हैदराबाद की ओल्ड सिटी में पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है। ओल्ड सिटी के आसपास के इलाकों में ओवैसी का दबदबा है और हैदराबाद से अब भाईजान निकलकर पूरे भारत में राजनीति करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में भी इक्का दुक्का सांसद और विधायकों के बाद ओवैसी अब उत्तर भारत में भी अपना विस्तार करने में लगातार जुटे हुए हैं। अभी हाल में हुए बंगाल के चुनाव में असफल रहने के बाद ओवैसी ने दिखाया था बिहार के चुनाव में कि किस तरह से सीमांचल में उन्होंने सेंधमारी की और उनकी अपनी पार्टी के 5 विधायक उनकी पार्टी के चुन के आए। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि यूपी में ओवैसी किस तरह से गणित खराब कर सकते हैं राजनीतिक दलों का, उसके बारे में आज हम आपको समझाएंगे। ओवैसी एक ऐसे नेता हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जो खुद तो चुनाव नहीं जीत सकते हैं लेकिन दूसरों का गेम खराब कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 137 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है। अगर मुसलमान एक जगह पे वोटिंग कर दे तो 137 सीटों में लगभग के परिणाम मुसलमानों के ही पक्ष में जाने वाले हैं या फिर जिस राजनीतिक दल को वह वोटिंग करता है उसके पक्ष में जाने वाले हैं। ऐसे में भी बीते दिनों में मुरादाबाद, गाजियाबाद या अन्य क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के जिस तरह से ओवैसी ने अपनी सेंधमारी की, ओवैसी ने जिस तरह से दौरे किए, उससे तमाम राजनीतिक दलों की हलचलें तेज हो गई हैं। ओम प्रकाश राजभर और बाबू सिंह कुशवाहा जैसे नेताओं के साथ जो उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, उससे उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति को जन्म दिया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि भाजपा का जो वोट बैंक है वो निश्चित है और उसमें से एक वोट भी नहीं कटने वाला है। लेकिन ऐसे में जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलित वोटर्स निर्णायक साबित होते हैं, ऐसे में ओवैसी की राजनीति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे सियासी दलों को एक बार सोचने पर विवश कर देती है कि आखिर आगे किया क्या जाए। महाराष्ट्र के चुनाव में हमने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस और NCP की हार हुई थी कुछ सीटों पर और वहां पर आंकड़े केवल 2000 से 4000 के बीच में ही थे। 2000 से 4000 मतों के बीच में शिवसेना और बीजेपी के कैंडिडेटों को जीत मिली थी। उसका कारण थी ओवैसी की MIM। ओवैसी की MIM ने वहाँ पर चुनाव लड़ा था और कुछ सीटें ऐसी थी जहाँ पर उन्हें 2000 से 4000 के बीच में मत मिला और उतने ही मतों से कांग्रेस और NCP की हार हुई थी। हालांकि ओवैसी का जादू बंगाल में नहीं चला और ओवैसी बुरी तरीके से बंगाल में फ्लॉप साबित हो गए। लेकिन इस बात की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि बंगाल वाली ही वोटिंग यूपी में होगी, क्योंकि यूपी का मुसलमान इस बार ओवैसी को अपने ओर खिंचता हुआ देख रहा है, ओवैसी को अपने ओर आता हुआ देख रहा है और ओवैसी की तरफ एक बड़ी आबादी मुसलमानों की जाती हुई दिख रही है। लेकिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ओवैसी की राजनीति को बहुत ज़्यादा लंबे पंख नहीं लगने वाले, क्योंकि ओवैसी एक ऐसे समाज की राजनीति करते हैं जिसका राजनीति में अकेले कोई वजूद नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कश्मीर में भी कई मुस्लिम पार्टियां हुआ करती थी और वर्तमान समय में है जो बिना आबादी के एक बड़ी संख्या आबादी जिसे बहुसंख्यक समाज कहा जाता है, जिसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई आते हैं, बिना उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किए वो कश्मीर में भी राज नहीं कर पाए थे। चाहे महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP हो या उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की NCP, कश्मीर में भी बड़े मुस्लिम राजनीतिक दलों में हिंदू एक बड़ी संख्या में वोटर रहा है और हिंदू उसकी पार्टी का एक वरिष्ठ मेंबर भी रहा है। खासकर PDP की बात की जाए, महबूबा मुफ्ती की बात की जाए तो महबूबा मुफ्ती की पार्टी में कई बड़े पदों पर हिंदू थे और जहाँ तक हमें जानकारी है, जहाँ तक जिस हिसाब से जानकारी मिली है या जो PDP वहाँ पर राजनीति करती है, PDP में नंबर 2 के सिपह सालार हिंदू समाज से ही लोग आते हैं। लेकिन ओवैसी एक तरह की ऐसी राजनीति कर रहे हैं जहां वह मुसलमानों को अकेले कामयाबी दिखाने का सपना दिखा रहे हैं, मुसलमानों को कामयाब होने का सपना दिखा रहे हैं। लेकिन यह कामयाबी केवल मुसलमानों के वोटों से नहीं मिलने वाली, क्योंकि भारत का लोकतंत्र और भारत की तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब में ओवैसी की राजनीति को तब तक पंख नहीं लगने वाले हैं जब तक ओवैसी के साथ एक बड़ा धड़ा नहीं जुड़ेगा।
अभी हाल फिलहाल में कुछ महीनों पहले जिस तरह से साक्षी महाराज का बयान आया कि ओवैसी हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, उसने यूपी के राजनीति में एक नए राजनीतिक आयाम को सुर दे दिए। साक्षी महाराज का यह कहना कि ओवैसी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, विपक्षी दलों को मौका मिल गया। ओवैसी के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्मों पर चलने लगा और आज भी चलता है कि यह बीजेपी की बी टीम है। लेकिन जिस तरह से बिहार के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने सीमांचल के वोटों में सेन लगाई थी, सीमांचल के वोटों में सेंधमारी की थी, उससे बी टीम का फार्मूला तो विपक्ष का फेल हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ओवैसी की राजनीति वहाँ पर काम कर गई। और उसी राजनीति के भरोसे उत्तर प्रदेश में 100 सीटें लड़ने का ख्वाब लेकर ओवैसी की MIM जी तोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन ओवैसी को सफलता नहीं मिलती दिख रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि समाज के एक बड़े धड़े को जब तक आप अपनी पार्टी से नहीं जोड़ेंगे, PDP और NCP या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह, तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। ओवैसी उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक गठबंधन बना रहे हैं, पिछड़ों और दलितों की पार्टियों को अपने साथ लेके आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह वोट यूपी विधानसभा चुनाव में कितना ट्रांसफ़र होता है यह देखने वाली बात होगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का रहनुमा बनने की बात करती है, लेकिन आज का मुसलमान चाहता क्या है? आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का या पूरे देश का मुसलमान चाहता क्या है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का मुसलमान सुरक्षा चाहता है, शिक्षा चाहता है, स्वास्थ्य चाहता है। लेकिन ऐसे में ओवैसी जैसे नेता जो मुसलमानों को कट्टरता की ओर लेके जा रहे हैं, ओवैसी बीजेपी की बी टीम कहे जाते हैं, विपक्षी दलों का कहना है कि बी टीम ओवैसी है। और कहीं ना कहीं जब ओवैसी बयान देते हैं, उनके बयानों के ऊपर योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता के यूपी में पलटवार आते हैं, तो उससे विपक्ष की इस बातों में भी पुख्ता प्रमाण होने के दावों पर मुहर लग जाती है। अभी हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा विपक्षी दल जिसे समाजवादी पार्टी कहा जाता है, वह जब योगी आदित्यनाथ को चुनौती देता है तो योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वह उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन अगर ओवैसी कहते हैं कि हम भाजपा को हराने आए हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी की बातों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि हमें ओवैसी की चुनौती स्वीकार है। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में जो खिचड़ी पक रही है बीजेपी की, उसमें घी डालने का काम, उसमें मसाला डालने का काम ओवैसी कर रहे हैं। आज आपको बताते हैं कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से यूपी में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होने वाला है। वर्तमान समय में सबसे बड़ा विपक्षी दल अगर उत्तर प्रदेश में कोई है तो समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान लंबे समय से वोटिंग करते आया है, और मुसलमानों को समाजवादी पार्टी में एक विशेष जगह भी मिलती है, और मुसलमान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ता है। लेकिन ऐसे में 16% जो वोट है मुसलमानों का, 16 से 18% और कहीं कहीं 20% भी है, और कुछ मुस्लिम बाहुल्य ज़िले ऐसे हैं जहां पर 40% मुसलमान हैं। अगर उसमें से 10% से लेकर 15% के बीच में मुस्लिम बाहुल्य वाले इलाकों में जहां 40% मुस्लिम आबादी है, अगर वहां 10 से 15% वोट ओवैसी लेते हैं तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि ओवैसी के चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी की पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की रणनीति भी सफल हो जाएगी। क्योंकि ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बयानों के बाद जिस तरह से बीजेपी के नेता काउंटर अटैक करते हैं, उससे एक सांप्रदायिकता का माहौल बन जाता है, सीधा फायदा बीजेपी को होता है। तो आज हमने बताया कि किस तरह से बीजेपी का फायदा करते दिख रहे हैं ओवैसी, और किस तरह से ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति को जन्म दे दी है। ओवैसी की इस राजनीति से सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है, लेकिन नुकसान विपक्षी दल उठा रहे हैं, और खासकर नुकसान समाजवादी पार्टी को हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2022 में मुसलमान अपना नेता किसे मानता है। मुसलमान परंपरागत वोट सपा बसपा में जाता है या फिर ओवैसी के साथ जुड़ता है। देखते रहिए प्रजातंत्र टीवी। नमस्कार।